नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान नई दिल्ली से। और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस रिटायर्ड बैस साहब। बैस साहब, एसपी बैस साहब, एक साल पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल वो मनहूस दिन था जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके पूछ पूछ के हिंदुओं की लाशों के ढेर लगा दिए थे। इस एक साल में क्या कुछ बदला, क्या सोचते हैं? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। आपने आतंकवादियों को बहुत करीब से देखा है, पाकिस्तान की मक्कारियों को आपने बहुत करीब से देखा है। इसलिए संजीव जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले अ, जो मनहूस दिन है 22 अप्रैल का, जो पिछले साल हुआ और उसकी एनिवर्सरी आने वाली है। और देखिए, वो बहुत ही एक बुरा दिन था हमारे भारत के लिए। और उसमें हमने 27 लोगों की जानें खोई, और उसमें उनके धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया। सबसे घिनौनी बात ये है। और ये आसिम मुनीर जो आजकल बड़ा हीरो बन रहा है, जो फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान में, ये उसके इशारे पे हुआ था। और आप जानते हैं उसकी किस तरह की भड़काने वाली स्पीच थी। उससे कुछ ही एक दो दिन पहले, दो पाँच छह दिन पहले, जब ये हादसा हुआ। और ये इशारा था उन टेररिस्टों को, और ये तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, लश्कर ए तौयबा से ताल्लुक रखते थे। और आप के दर्शकों को और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्या बदला। सबसे पहले उन तीनों को हमारे सुरक्षा बलों ने, जेएनके पुलिस ने मिलकर उनको मार गिराया। आप जानते हैं किस तरह से वो बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन महादेव में मारे गए, और उसमें किस किस होशियारी से उनको लिया गया काबू में और मारा गया। वरना वो इस फिराक में थे कि कोई और हादसा अमरनाथ यात्रा के दौरान करें, जो शुरू होने वाली थी, और फिर पाकिस्तान की तरफ भाग जाएं ताकि कोई सबूत ना रहे। और जो जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, जिनके घर में वो ठहरे थे, वो दोनों भाइयों को अरेस्ट किया। और उसमें कुछ लोग जिन्होंने उनको खाना दिया, उनको रहने की गाइड किया, रहने में मदद की, चीजें लाने में, उन सबको अरेस्ट करके वो केस चालान किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात थी, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी और फोरेंसिक एविडेंस के साथ, ताकि पाकिस्तान डिनायल जो करता है अपने आप को, इससे वो करता है, वो दुनिया देखे कि पाकिस्तान कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि अपने कुरकर्मों को वाइट वॉश किया जाए। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, हमारी जेएनके पुलिस है, जम्मू कश्मीर की सरकार, इन सब ने मिलकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि की। पहली बात। दूसरा, ग्राउंड सिचुएशन में तब से बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे कश्मीर में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, उनके खिलाफ अभियान शुरू किया। इस इंसिडेंट के बाद 3 4 बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ कई बार आए। उन्होंने 1 to 1 बात की, सभी एजेंसियों के साथ मीटिंगें की, और प्रेस किया कि ये जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने चाल चढ़ी थी कि कश्मीर में, चूंकि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद वहाँ जो सुरक्षा यंत्र था बहुत मजबूत था, और वहाँ अब नए लड़के ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से इन्फिल्ट्रेशन में उनको काफी सख्ती करने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इन्होंने जम्मू रीजन को टारगेट किया पिछले 3 4 सालों से। तो उसमें यहाँ कुछ एरियाज में, वो पहाड़ी इलाकों में, इनको खासकर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में। और अमेरिकन राइफल, M4 राइफल इनको दी गई थी। इनफैक्ट इस इंसिडेंट में पहलगाम वाले में भी M4 राइफल इस्तेमाल हुई है। आप जानते हैं कैसे उसको इस्तेमाल किया गया। तो ये इन लोगों को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने हमले करने हैं जम्मू के पहाड़ी इलाकों में छुपकर, जंगलों में छुपकर, और सुरक्षा बलों पर हमले करने। जो 3 4 साल में देखने में आए, आर्मी पर कई हमले हुए, हमारी सिविलियन एक बस हमारी में कोई 13 14 लोग मारे गए थे जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे 2 साल पहले। आपको याद होगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में वो
शिव खोड़ी से वापस आ रहे थे। इस तरह के बहुत सारे हादसे हुए। और लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ पहले कामयाबी नहीं मिल रही थी इनके खिलाफ, क्योंकि ये अटैक करते थे और गायब हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, सॉरी, 3 4 5 महीनों से वहाँ कामयाबी मिलना शुरू हुई। खासकर हमें एक एनकाउंटर में कठुआ में एक लश्कर का टेररिस्ट मारा गया। इसी तरह ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का बसंतगढ़, डूडू बसंतगढ़ का इलाका, वहां 2 मारे गए। किश्तवाड़ और डोडा के इलाके में 2 एनकाउंटर में 2 3 मारे गए। तो कामयाबी मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारी एजेंसियां हैं उनके मुताबिक अभी भी 30 से 35 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो हाईली ट्रेंड हैं, लेकिन वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में छुपे हुए हैं। तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, और सुरक्षा बल, बीडीसीज और लोकल पुलिस के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। कश्मीर घाटी में काफी सुधार है, आपने देखा सिचुएशन में। और वहाँ लोकल लड़के ज्वाइन करने में विलिंग नहीं है। लेकिन इस एक साल में आपने देखा किस तरह से एक वाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टरों का निकला, जो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और जिन्होंने जाल अपना दिल्ली तक फैलाया था, जिसमें दिल्ली में रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ। और ये जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, इसमें एक लेडी डॉक्टर जो लखनऊ की रहने वाली थी, वो भी इसमें डॉक्टर शाहीन पाई गई। और ये कश्मीर के जो सुसाइड बॉम्बर था, वो डॉक्टर कश्मीर का था। और अल फला यूनिवर्सिटी और इन सब का किस तरह से एनआईए ने उन सब को पूछताछ की है, उनके खिलाफ चालान पेश किया अदालत में। मुझे लगता है इन सब का हिसाब ठीक ठाक सरकार दे पाएगी। जी। एसपी वैद साहब, एक सवाल आता है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को दिन दहाड़े जिस तरीके से कौम, जाति, धर्म पूछ के हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था, क्या उस चोट का, उस जख्म का कोई मरहम ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर या इससे भी बड़ा कुछ और हो सकता है? जिन घरों में, जिन घरों के लोग मारे गए थे, उन घरों के दुख को। देखिए, जो जो इस दुनिया से बेचारा चला जाता है, उनका उनको वापस लाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद किया और इनके अड्डों को उड़ाया, चाहे वो कुरीद के हो, लश्कर का हेडक्वार्टर, या जैश का हेडक्वार्टर भावलपुर हो, या हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर हो, उन सबको ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम के कुछ देर के बाद किया गया, उसमें पाकिस्तान को घुटने पे लाया। तो मुझे लगता है उससे, और इन ये जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इस घिनौने एक्ट में, उन सबको मार गिराया ऑपरेशन महादेव में। तो ये एक कुछ, मैं कह सकता हूं, भारत सरकार की एजेंसियों ने जो थोड़ा बहुत इनके बस में था मरहम लगाया, वो मुमकिन था वो किया। लेकिन हाँ, जो चले जाता है इस दुनिया से, उसको वापस लाना मुमकिन है। उनके घरों की, उनके जिंदगी में उड़ती वो नहीं की जा सकती, जो उनमें वो हमेशा एक वॉइड रहेगा। जी। एसपी वैद साहब, पाकिस्तान आतंकिस्तान है, वो वहां की आतंकवाद की सबसे बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी है, भारत के पड़ोस में है। भारत एक शांत प्रिय देश है जो ना किसी को बेफजे में डिस्टर्ब करता है, ना डिस्टर्ब होना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत को चैन से नहीं रहने देता है। पाकिस्तान का दोस्त दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है, जो खुद अशांति फैलाने का एक मुख्य द्योतक है इस दुनिया में। ईरान से भिड़ा तो ट्रंप साहब जमीन पे आ गए, घुटनों पे आ गए, और बार बार पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या, जब भारत पे इस तरीके के आतंकवादी हमले होते हैं, तो अमेरिका अंधा क्यों हो जाता है? ट्रंप साहब जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति जो है, आंखों पे पट्टा क्यों बांध लेते हैं काला, क्यों नहीं उनको दिखाई देता है? तो क्या भारत के प्रति अमेरिका की जो नीति है, उसकी करनी और कथनी में भी फर्क है? भारत आतंकवाद से जूझता है और अमेरिका खामोश रहता है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। बेसिकली अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहता है वो कि हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। और
अभी तक 100 देशों में उन्होंने इसी डेमोक्रेसी का नाम लेकर रिजम चेंज किया। 100 कंट्रीज का। प्रोफेसर जेफरी सैच को अगर आप सुने, जो खुद अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है, उनकी आप सुनिए स्पीच कि 100 देशों में रिजम चेंज किया। तो अमेरिका जो है वो जो उसकी करनी और कथनी में फर्क है। लगभग 100 देशों में इसने रिजम चेंज किया है, प्रोफेसर जेफरी सैच के मुताबिक, खुद अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है। और ये जो अमेरिका जो है कहता है कि हम डेमोक्रेसी के साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक और मिलिट्री रूलर्स का साथ दिया है। और वही पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ, खुद मैं जनरल हमीद को सुन रहा था अभी आज ट्विटर पे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के अप्रूवल के नहीं बन सकता। जो एक्चुअल रूलर होता है अमेरिका पाकिस्तान का, तो चाहे वो आसिम मुनीर है, ये अमेरिका के अप्रूवल से होते हैं। आपने देखा कितना प्यार नौशावर करते हैं ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, क्योंकि ये उनके पिट्ठू बनकर उनका उनका हर काम। और अमेरिका के एक मिनिस्टर ने आके दिल्ली में बोला कि हम वो गलती नहीं होने देंगे जो हमने चाइना के साथ की। मतलब चाइना को हमने खूब फंडिंग और टेक्नोलॉजी दिया है, चाइना बराबर अमेरिका नंबर 2 पावर बन के और आंखें दिखाता है। तो अमेरिका ये सोचता है कि इंडिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये भी एक सुपर पावर बन जाएगा और कल को हमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, हमको आंखें दिखाएगा। तो ये दिखाता है असली चेहरा अमेरिका का। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा यूज किया है इंडिया को चेकमेट करने के लिए, चाइना को सब कुछ देकर इंडिया को चेकमेट करने के लिए। तो अमेरिका कोई दोस्त नहीं है भारत का, चाहे वो जवान से कुछ भी बोले। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो इसमें बिल्कुल मुलव्वस है। और वो ये टेररिज्म फैलाने में ज्यादा काम करते हैं बजाय इसको कंट्रोल करने के। जी। एक बात और निकल के आती है सर, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जो नरसंहार किया आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, हम सर 22 अप्रैल 2026 पूरे 365 दिन और एक साल में क्या इतने अब फुल प्रूफ हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर घाटी में अब दोबारा से कोई पहलगाम और नहीं होगा? क्या इसकी गारंटी ली दी जा सकती है? नहीं नहीं संजीव जी, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान जैसा देश आपका नेबर है, वो कोई ना कोई हरकत चाल चलता रहता है। और आप 100 में से 99 को अवॉइड कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 अवॉइड नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट होके रहेगा और आप इस नेबर को बदल भी नहीं सकते। तो हमें 24/7 365 डेज तैयार रहना है। अभी आपने देखा हाल ही में टनल्स निकली हैं जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान पोस्टों से डायरेक्टली आती हैं। और वो पहले टनल होती थी जो इसमें एक आदमी निकलता, ये हमास टाइप टनल्स हैं जिसमें पाकिस्तान के सैंड बैग्स लगे हुए थे, पाकिस्तान मेड इन। तो ये पिछले साल जो हमास, आईएसआई ने हमास का एक सीनियर टेररिस्ट कमांडर को लाकर अपने लश्कर और जैश के टेररिस्टों को ट्रेनिंग उससे दिलाई। ये जो हमास ने गाजा में टनल्स निकाली, ये उस किस्म की टनल्स और पाकिस्तान की पोस्ट से स्टार्ट होती हैं। तो कभी भी ये हरकत कर सकते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा बलों को भी और लोगों को भी और हर शहरी को सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपके इलाके में कहीं कोई पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म प्लान बना के रेडी तो नहीं लगा रहा है, नाई का काम तो नहीं कर रहा है, कोई फ्रूट की दुकान तो नहीं चला रहा है कोई। तो हर एक को मुझे लगता है हर सिटीजन जो है वो एक हमारा पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस है इस भारत में। जब तक हम सभी तैयार नहीं रहेंगे, डोंट लीव इट ओनली टू सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सुरक्षा बल और लोकल पुलिस, सबको मिलके इस देश का ये मुकाबला करना है, देश के लिए लड़ना है, दुश्मनों के साथ जो आपके अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी देश के बैठे हैं। जी। एसपी बैद साहब, एक चूंकि आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारत के आईपीएस रहे हैं, भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, आपने जिया है, होगा नहीं है जम्मू कश्मीर को, रग रग से वाकिफ हैं आप। एक पुलिस मैन होने के नाते नहीं, एक आईपीएस होने के नाते नहीं, एक वहां के स्थानीय
लोकल होने के नाते आपने सब बहुत साल देखा है। सवाल ये पैदा होता है कि दुश्मन जो है वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। मैं बात पाकिस्तान या चाइना दोनों की मिलीजुली कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम की घटना को अंजाम उसने दिया था। उसने अगर हमारे यहाँ सुरंगें बना ली हैं, और वो सुरंगें बहुत खतरनाक है, तो ये उसकी तो सक्सेस है, सफलता है। सवाल ये है कि वो सुरंगें बन कैसे गई, हमारी भी कहीं नेग्लिजेंस तो है या नहीं। देखिए हमारी जो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ लगी होती है या आर्मी एलओसी पे लगी होती है, लेकिन ऐसा है, मैंने खुद कई बार बॉर्डर पे उनको देखा है, बहुत 24/7 खड़े रहते हैं, रात रात जब हम सब सोते हैं वो बेचारे सोते नहीं है, जागते रहते हैं। और कोई त्योहार में वो छोड़ के नहीं जा सकते। आप जब सारा कुछ बना पूरा, उसके बावजूद भी इस तरह के डिटेक्ट अल्टीमेटली डिटेक्ट ये टनल्स हमारे सुरक्षा बलों ने ही किया। आप देखिए इजराइल कितना माना हुआ देश है, लेकिन 7 अक्टूबर का इंसिडेंट वहां हुआ। तो ये जब आपका दुश्मन इस तरह का कमिटेड हो, तो आप, मैंने जैसे कहा, 100 में से 99 केसेस को आप अवॉइड कर सकते हो, 100 में तो वो कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए तैयार रहना चाहिए इस जंग के लिए। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूँ हर शहरी से, हर भारतवासी से, कि आप भी अपना योगदान दें इस देश का योद्धा बन के, एज ए सिविल पर्सन। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, और अपने देश के लिए आप अलर्ट रहें कि आपके अंदर, जैसे सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान और चाइना का नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा जो लोग हमारे अंदर बैठ के उनकी मदद करते हैं, मुझे उन वो ज्यादा खतरनाक लगते हैं। खासकर अपने देश में जो हाफ 2.5 फ्रंट वाली बात होती है, हाफ फ्रंट जो है वो ज्यादा खतरनाक है। उसको पहचानना सिर्फ पुलिस का और सुरक्षा बलों का जिम्मेवारी नहीं, हर शहरी की। एसपी बैद साहब, क्या हमने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम में मौत के नंगे नाच का हिसाब बराबर कर लिया है ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, या अभी कुछ कसर बाकी बची है भारत के लिए जो हिसाब बराबर करना है पाकिस्तान से? नहीं, हिसाब पूरा नहीं। अगर आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब बंद हुआ अमेरिका की इंटरवेंशन पे, तो मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया था कि मोदी जी, इसको अभी 2-3 दिन और रहने देना चाहिए। पाकिस्तान घुटने पे आया था, लेट जाता, लेकिन जो ब्रह्मोस उस पर चली, उसकी हालत खस्ता हो गई थी, और उसका कोई भी एयर बेस नहीं बचा था, जहाज कहाँ से उड़ाता वो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका बीच में कूद गया, क्योंकि उसका जो नूर खान एयर बेस है, वहां उसकी अपने एसेट्स हैं जो इसमें हिट हो गए, और अमेरिका को लगा कि हम, उसको अपना खतरा लगा। तो अभी जिस तरह मोदी जी ने कहा और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, तो मैं सभी देशवासियों की तरफ से ये जरूर कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन ही रहना चाहिए, और पाकिस्तान पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई बड़ी बात नहीं, कोई दोबारा पहलगाम जैसी बहुत नापाक हरकत करे, और उसको अब की बार अमेरिका भी कूदे, लेकिन पीछे नहीं हटना, पाकिस्तान को बर्बाद करके रखना है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट, और उस एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान के लोगों को निजात दिलानी है, और इसके 4 टुकड़े वही होके ही रहेंगे। और आप देखिए उनकी हालत जो बलोचिस्तान और केपीके में और पीओके में है, ये हिस्सा पाकिस्तान से बहुत जल्दी टूट जाएगा जिस दिन भी ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ। बैद साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया गया था या रोका गया था बीच में, तो ये कहा गया था कि आप पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक भी छोटी सी आतंकवादी घटना भारत के सीमा के हद के अंदर होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार के रूप में लिया जाएगा। पहलगाम 22 अप्रैल 2025 के बाद 10 नवंबर 2025 को, 2-3 महीने बाद ही, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से हिंदुस्तान की हुकूमत चलती है बैठती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, जहां उससे चंद फरलांग क्या कहिए 2, 4, 6, 10 किलोमीटर दूर देश की धरोहर लाल किला के सामने चांदनी चौक की बत्ती पे दिन दहाड़े ह्यूमन कार बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 13 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे इंजर्ड होते हैं।
उस टाइम एक्ट ऑफ वॉर कहीं नजर नहीं आया था, जवाब नहीं दे पाए हम, जबकि पाकिस्तानी कनेक्शंस लिंक्स उसमें कहीं ना कहीं आ गए थे निकल के। तो सर हम खामोश क्यों रह गए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जरूर कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कोई भी ऐसा टेरर इंसिडेंट पहलगाम या पुलवामा जैसा हुआ एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और जो बम ब्लास्ट वहां हुआ, क्या बोलते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक पे लाल किले के सामने। चांदनी चौक लाल किला के सामने, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान हैंडल था। इन्वेस्टिगेशन में वो निकला, किस तरह उनको एक्सटर्नल फैक्टर उसमें साबित हुआ, एनआईए ने किया। लेकिन ये है कि उसमें सरकार के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपके और मेरे पास नहीं होती हैं। शायद उस वक्त सरकार ने यही फैसला किया कि अभी शायद इसमें, चूंकि इंटरनल डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और हम इस डायरेक्टली पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्व नहीं है जो इधर आकर जिसने ब्लास्ट किया हो, शायद और इंटरनेशनल सिचुएशन देखते हुए इस पे एक्ट नहीं किया हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान कुछ सुधरेगा और इस तरह की हर हरकत नहीं करेगा। और अब की बार अगर करेगा तो भारत सरकार पीछे हटेगी नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से लागू करके इनको जो सबक जिंदगी में सिखाना है वो एक बार सिखाना जरूरी है। जी। एसपी बैच साहब, जब जब पाकिस्तान पे भारत चढ़ाई करेगा, पाकिस्तान भारत को छेड़ेगा, भारत जवाब देगा, तब तब मक्कार अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के भारत और पाकिस्तान के बीच में कूद पड़ेगा। इस बंदर को काबू करने के लिए क्या भारत के पास कोई ऐसा मदारी है जो डबरू बजाए और पाकिस्तान तो घिर जाए लेकिन अमेरिका भाग जाए? बिल्कुल सही है। देखिए, ये जब कहते हैं जब पुल आएगा तब उसको क्रॉस करेंगे। इसके बारे में मैं अभी, डमरू कैसे बजाना है ये हमारी आर्म फोर्सेस जानती हैं। वो उस वक्त बजाया जाएगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हम इसको एक्टिवेट करेंगे। और मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब की बार अमेरिका हो या चीन हो, कोई भी बीच में आएगा, भारत नहीं रुकेगा। जी। सर एक अंतिम सवाल छोटा सा। हाल ही में भारत की हुकूमत ने भारतीय सेनाओं को तीनों को, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों को लेके 3 थिएटर ब्लूप्रिंट पे अमल करना शुरू किया है। 3 एरिया में बांट दी गई हैं तीनों सेनाएं एक साथ, कि अब आपको दिल्ली से परमिशन नहीं लेनी है, आप उठाइए और जो जिसके जिम्मे है, पाकिस्तान चाइना, उनको जवाब दीजिए। इसे 3 थिएटर क्या और कितना कामयाब लग रहा है? मतलब क्या क्या बदलाव आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की सैन्य और रक्षा रणनीति में? देखिए, थिएटराइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हमारी बहुत पहले की डिमांड थी और इसको भारत सरकार ने लागू किया है। हमारी फौज और सभी सेना के तीनों विंग ये चाहते थे फॉर ए बेटर कोऑर्डिनेशन। उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलकर ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और सदर्न सेक्टर में इसको लागू करेंगे। मुझे लगता है भारत सरकार ने उस सुझाव को माना है और इससे बेटर कोऑर्डिनेशन और, हाँ, पॉलिटिकल नॉट तो लेना पड़ता है, ऐसी बड़ी कोई भी फैसला होता है, लेकिन यस, उनको इधर उधर नहीं देखना है, मिलकर वो आपस में कोऑर्डिनेट करके दुश्मन को चैलेंज कर सकते हैं। और भारत के लिए जो जरूरी होगा होगा सुरक्षा के कदम वो लेंगे, चाहे कितना भी दुश्मन स्ट्रांग ना हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर से चाइना का थ्रेट हो, वेस्टर्न सेक्टर से पाकिस्तान का थ्रेट हो, या ये टू फ्रंट जो बोलते हैं, और इवन सदर्न सेक्टर से अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है सी से आने की, तो उसको चैलेंज किया जाए। दर्शकों को स्टेटमेंट हिंदी में बताना चाहूंगा, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। हमारे साथ विशेष मेहमान थे एसपी बैस साहब। शुक्रिया बैस साहब, पहलगाम के दुख पे मरहम लगाने की कोशिश करने के लिए और सच बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 जय हिंद। जय हिंद।